डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंपिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ा था। आज हम मॉड्यूलर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे फार्मूला मैथ्स, मॉड्यूलर मैथ्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम डायरेक्ट मॉड्यूलर फार्मूला स्टार्ट करें, हम सबसे पहले जो बेसिक कांसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे हमें ये समझ में आया था कि इन दोनों फार्मूला में डिफरेंशिएशन किस तरह से करना है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और जो इसका यूज है उससे हम क्या, मतलब एक चीज हमने पढ़ी है उसे इस्तेमाल करना होता है। आज हम पहले वो भी पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि सब्सटेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, अगर वो सब्सटेंस है इट मींस वो प्योर फॉर्म में आता है, तो या तो वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है या फिर कंपाउंड से। अगर वो सिर्फ एलिमेंट से मिलकर बना है तो एलिमेंट से मुराद जैसे आपके पास आयरन का पीस है, लोहे का रॉड है, तो उसमें उस पीस में सिर्फ एटम, जो सारे एटम्स हैं वो आयरन एलिमेंट ही होंगे। इट मींस कि वो पीस ऑफ मैटर जिसमें तमाम एटम्स सेम टाइप के हों तो उसे हम एलिमेंट का पीस बोलते हैं। एलिमेंट का जो सबसे बेसिक यूनिट है, वो सबसे बुनियादी यूनिट वो एटम को मानते हैं। एटम से मुराद ऐसा पीस जिसमें वो तमाम प्रॉपर्टीज हों जो उस पूरे सैंपल के अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप बाजार जाते हैं चावल खरीदने, तो चावल का ढेर पड़ा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि आप उस पूरे चावल का ढेर में से ही पूरे चावल का ढेर भी इस्तेमाल करें और आपको पता चल जाए भाई वो चावल अच्छे हैं। आपको थोड़ा सा सैंपल दिया जाता है और उस सैंपल को आप जाकर बॉयल करते हैं, जो भी जिस तरह का प्रोसीजर से बनाते हैं। अगर उस जो सैंपल में जो प्रॉपर्टीज मौजूद थी वो पूरे ढेर में भी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, इट मींस कि वो जो सैंपल आपने लिया है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है। सेम इसी तरह एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है वो एटम होता है। इट मींस अगर आपने उस एटम के बारे में पढ़ लिया तो एलिमेंट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सेम वही इंफॉर्मेशन हमें देगा। यहाँ पर एलिमेंट जो एटम्स हैं उसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब यहाँ कंपाउंड के बारे में हमारे पास सिंबल्स तो होते हैं, बट सिंबल एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स दो टाइप से हैं, पहला आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा डोनेट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो उसका रिप्रेजेंटेटिव यूनिट भी होता है, उसे हम फार्मूला यूनिट के नाम से जानते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl। NaCl टेबल साल्ट है जो हमारे पास डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब NaCl में अब Na जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन है और जो Cl है वो नेगेटिवली चार्ज आयन है। अब इन दोनों अपोजिटली चार्ज आयंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है और एक पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसमें हर सोडियम तो आसपास में बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और उस Cl नेगेटिव आयन के आसपास बहुत सारे सोडियम एटम्स ने अराउंड किया होता है, सराउंड किया होता है। तो वो स्ट्रक्चर हमारे पास जो बनता है उसे हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं, सॉरी आयनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। अब उस आयनिक कंपाउंड में एक छोटा सा पीस जो उस सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा होता है उसे हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो NaCl है वो फार्मूला यूनिट है और आयनिक कंपाउंड हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो आयंस है वो इन्वॉल्व है। तो फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इंपीरियल फार्मूला होता है। आई होप आपको समझ में आया है। इंपीरियल फार्मूला इन कंपाउंड से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, बट इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, आज हम वो भी समझेंगे। आयनिक कंपाउंड से लिए इंपीरियल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट डोनेट कंपाउंड्स हम जानते हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, आयन से नहीं। नेचर में एलिमेंट्स या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से स्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने से, डोनेट करने से, और उससे नतीजे में आयंस बनते हैं। आयंस जब आपस में अटैच होते हैं तो फार्मूला यूनिट डेवलप होता है और उसे हम आयनिक कंपाउंड का नाम से जानते हैं। ऐसे भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करते, उनमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर होते हैं और शेयर के नतीजे में जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उससे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास H2O है। अब H2O एलिमेंट भी नहीं है, तो इसमें दो तरह के एटम्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
ये आयन कंपाउंड भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आयंस की इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं, इसमें तो एलिमेंट के दरमियान में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो हमें इससे ये समझ में आया जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मॉलिक्यूल होता है, और उन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। आई होप आप सब समझ में आया। मैंने 3 मिसालें दी हैं। पहला आयरन का एलिमेंट जो इस मतलब प्रॉपर्टी इस टाइप में आता है, मतलब उसमें सारे एटम एलिमेंट हैं ए टाइप के हैं। दूसरा NaCl और ये वाटर CO2 अमोनिया NH3 वो सारे इसमें आते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला में फॉल्ट ये था कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, मुझे हम इसमें सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये मेरे सामने कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, इसे हम इथाइन बोलते हैं। ये वर्ड आयन से मुराद है इसमें 3 ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसे हम ओरल H2C2 के नाम से भी जान सकते हैं। और इन दोनों के दरमियान में रेशियो डेवलप की जाए तो वो रेशियो 1:1 बनेगी और इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH। आई होप आप समझ गए। दूसरी तरफ बेंजीन C6H6 और इन दोनों दरमियान में रेशियो डेवलप की जाए तो वो भी CH बनता है। अब इससे पता चला कि ये CH और ये CH सेम है, कंपाउंड्स तो दोनों डिफरेंट थे बट उन दोनों का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो सेम आ रहा है। तो अब हम सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला से ये पहचान नहीं सकते थे कि कंपाउंड बेंजीन है या इथाइन है। तो ये उसका ड्रॉबैक था जो दोनों कंपाउंड्स में आयन से इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मॉलिक्यूल से इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसलिए ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स का नाम से। तो ऐसे मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम उस कंपाउंड के अंदर मौजूद तमाम एटम्स के नंबर को बताते हैं, यानी कि ऐसा फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं। इसमें हम सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पढ़ते हैं। जैसे मैं अभी बेंजीन की मिसाल दी, इसका फार्मूला है C6H6, इसमें अब 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम है, तो ये इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बता रहा है। इसकी रेशियो बनाई जाए तो CH आते हैं। अब ये CH एम्पिरिकल फार्मूला है बट ये जो C6H6 है ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। वो इसलिए ये फार्मूला हमें इस कंपाउंड के अंदर मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? उसका एक मेथड होता है। सबसे पहले जब आपके पास से कंपाउंड पाया है उसमें आप एलिमेंटल एनालिसिस करवाते हैं। एलिमेंटल एनालिसिस से मुराद आप उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लेट्स सपोज बेंजीन की सूरत में आपने एलिमेंटल एनालिसिस करवाया, आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। अब इस यूनिट से हमारे पास जो उसका मास आया है उसे एम्पिरिकल फार्मूला मास भी बोल सकते हैं। वो इसलिए ये जो फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला है और इससे जो हमने मास फाइंड किया है उसे हम एम्पिरिकल फार्मूला मास बोलते हैं। तो ये 13 आंसर है। ये 13 AMU का नाम से भी आप जोड़ दे सकते हैं, ये यूनिट है। अब जब एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन हुआ और मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया गया तो वो 78 AMU आया। वो इस तरह से C6H6, अब 1 एटम हो तो 12 होता है, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 72 प्लस 6 और ये आपके पास 78। अब ये हमारे पास 78 AMU एम्पिरिकल फार्मूला मास नहीं मॉलिक्यूलर मास है, इसलिए इससे अंदर ये जो वैल्यू है वो उस बेंजीन के एक मॉलिक्यूल का मास है।
अब हमने इन दोनों फार्मूला के दरमियान में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। जिस रिलेशन से हम इंटीग्रल फार्मूला से मॉड्यूलर फार्मूला मालूम कर सकते हैं और मॉड्यूलर फार्मूला से इंटीग्रल फार्मूला। उसे बहुत आसान सा फार्मूला है। मॉड्यूलर फार्मूला m डॉट f से बराबर करना है इज इक्वल टू इंटीग्रल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। अब यहाँ पर n से क्या मुराद है? n हमारे पास एक मल्टीपल फैक्टर है। अगर आपको किसी का बाउंड का इंटीग्रल फार्मूला मालूम है, उसे एक स्पेसिफिक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाने से उस बाउंड का मॉड्यूलर फार्मूला भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। जैसे बेंजीन की सूरत में हमने ये अभी फाइंड किया था CH। अब इस CH तो हमने C6H6 बनाना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो इस तरह से डिटरमाइन होती है। ये हर सूरत हाल में चेंज होती रहती है। तो इसमें तो एक वैल्यू 6 आई है, मे बी दूसरे का बाउंड में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो इसका फार्मूला है n मॉलिक्यूलर मास। चलो मैं पूरा जरूर करता हूं, यहां पर पूरा कर देता हूं। मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरियल फार्मूला मास। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बेंजीन की सूरत में वहां पर 78 आया है और इधर ये 30। इसका आंसर हमारे पास 6 आ गया। तो इधर से हमें ये समझ में आया कि ये दोनों चीजों हमें मालूम हो तो n की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास n की वैल्यू और ये वैल्यू मौजूद हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन किया जा सकता है, यानी ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो। अब लास्ट पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में हमने समझनी है और आमतौर पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, वो ये कि ऐसे भी कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनमें ये n का फैक्टर 1 आता है। 1 होने से मुराद अगर वो इंटीग्रल फार्मूला से मल्टीप्लाई हो भी जाए तो इंटीग्रल फार्मूला चेंज नहीं होता। इंटीग्रल फार्मूला जैसा है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वैसा ही आता है। जैसे H2O, अब H2O की सूरत में इंटीग्रल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है। CO2 उसमें भी इंटीग्रल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अमोनिया NH3 उसमें भी इंटीग्रल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये वो हमने फाइल टॉपिक में पढ़ा है। बेसिकली तौर पर फार्मूला के दो टाइप्स हैं, इंटीग्रल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस फार्मूला में हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताते हैं। इस फार्मूला में हम उस कंपाउंड के अंदर मौजूद एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताते हैं। इंटीग्रल फार्मूला में आमतौर पर जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो उससे ज्यादा अहम है। आयनिक कंपाउंड्स असल में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट का फार्मूला यूनिट होता है। यहां ये समझ लीजिए कि ये कंपाउंड फार्मूला यूनिट से बार-बार रिपीट होने से बनते हैं। तो हम इस एक फार्मूला यूनिट के बारे में स्टडी करते हैं और उसी से सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंटीग्रल फार्मूला यूनिट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर NaCl। तो अगर कंपाउंड जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मॉलिक्यूल्स है। यहां पर पहली लाइन में मौजूद है एटम्स कंबाइंड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट अगर सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे तो एलिमेंट्स बनेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो फॉर्मूले की होगा। तो ये हमने आज साल पढ़ा है। इस बार मैंने n की वैल्यू डिटरमाइन की है। आपने जो इसमें जो टेबल मौजूद है, टेबल में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, उन्हें समझना है। इन दोनों में डेफिनेशंस, डिफरेंस पॉइंट्स, तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट आंसर भी और मल्टीमीडिया क्वेश्चन भी आते हैं। इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जैसे फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू डिटरमाइन इंटीग्रल फार्मूला मास, हाउ टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चीज में, इस कॉन्सेप्ट में जो भी अंडरस्टैंडिंग आपको डाउट में है, जो चीज नहीं समझ आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।